गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। ये जो अपने BNSS कंप्लीट पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेक्शन 156। देखो, कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर ये मैसेज कर रहे हैं कि मैडम थोड़े एक्स्ट्रा सेक्शंस करवाइए। देखो, आप पढ़ाने का वे समझ नहीं रहे हो। देखो, मैं आपको चाहे 3 सेक्शन करवा रही हूँ, चाहे मैं आपको 1 सेक्शन करवा रही हूँ, अगर आप क्लास लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आप उसको डेली लर्न करो। चाहे मैं 1 सेक्शन करवा रही हूँ, चाहे मैं 4 सेक्शन करवा रही हूँ, आप उन सेक्शंस को लर्न करो। अगर आप प्रॉपर उन सेक्शन को लर्न कर रहे हो, देन आप मोर देन सेक्शंस पढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ क्लास देख के और क्लास बंद कर रहे हो, उसके बाद ना तो उसका रिवीजन कर रहे हो और ना ही लर्न कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। देखो, यहाँ पे कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट से हमारा एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलने वाला है। सिर्फ कंसेप्ट से आप LLB के एग्जाम्स कर सकते हो, लेकिन वो भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। उसके लिए बेरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब बेरेक्ट याद तभी होता है जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब यहाँ से आपने क्लास समझी, देन इसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन चीजों को मगअप करो, आप उन चीजों को बार बार समझो, आप उसकी बार बार डायग्राम्स बनवाओ। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके बाद हम लास्ट सेक्शन 155 तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं 156। देखो, ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज प्री और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक और चीज आपको बतानी है। देखो, यहाँ जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ वो सिर्फ इनफ नहीं है। इसके लिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जब आप जुडिशरी का बैच ज्वाइन करते हो, देन आपको लॉ, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल से कवर करवाया जाता है। नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की आपको दी जाती है। मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो चीजें भी आपको दी जाती है। इट मींस जब एक बार आप एमडी लॉ क्लासेस से जुड़ते हैं, देन आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही हम कवर करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी जुडिशरी का ज्वाइन करना चाहते हो, तो जिसमें हम जीके और जीएस नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक बुक प्रेफर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जब तक आपका लॉ का होता है कंप्लीट बैच, तब तक आप जीके जीएस भी कवर कर लेते हैं। तो ये एमडी लॉ क्लासेस पे इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, सेक्शन 156 हमें बताता है प्रोसीजर, प्रक्रिया बता रहा है। वेयर, जहां एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट, जहां लोक अधिकार का अस्तित्व है और उस लोक अधिकार के अस्तित्व से डिनाई किया जाता है, इनकार किया जाता है, वहां क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो हमें बताया गया है। जैसे, जहां किसी भी रास्ते, नदी, चैनल या स्थान के उपयोग में जनता के लिए बाधा, उपद्रव या खतरे को रोकने के उद्देश्य से 152 के तहत कोई आदेश दिया जाता है। याद करो, 152 में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा पेड़ जो गिरने वाला है उसकी मरम्मत करवानी है, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है तो उसको रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। 152 में जब जब ये पब्लिक न्यूसेंस होता है तो ऑर्डर कौन देता है? रिकॉल करो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा, आप मुझे बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कौन उसे एम्पावर करती है? फटाफट इसका आंसर कमेंट्स में लिखो। देखो, यहाँ पर कहा कि जब भी कोई ऐसा रास्ता, नदी, चैनल ऐसा जो उपयोग में लिया जाता है और उसको रोकने के लिए 152 में कोई ऑर्डर दिया जाता है, देन मजिस्ट्रेट उसके सामने, मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसके सामने पेश होने वाले जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया था उससे सवाल करे कि क्या वह रास्ता, नदी, चैनल, स्थान के संबंध में किसी सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, कि जब जिस व्यक्ति को हमने सम्मन किया कि आप आओ और हमें बताओ कि हम आपके अगेंस्ट पब्लिक न्यूसेंस के लिए ऑर्डर क्यों ना दे, आपने पब्लिक न्यूसेंस किया है, तो वो व्यक्ति जब हाजिर होता है और कोर्ट उससे, मैजिस्ट्रेट उससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है,
और यदि वह ऐसा करता है तो मैजिस्ट्रेट 157 के तहत कार्यवाही करने में पूछताछ मतलब जांच करेगा। अगर वो बोलता है, इनकार करता है, तो उसके लिए क्या की जाएगी? इंक्वायरी की जाएगी। कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा। कि वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in use any way, river, channel or place, the magistrate। अब देखो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है, और ये मैजिस्ट्रेट है कौन सा? यहाँ पे जो हमने 152 में पढ़ा था वो, मैजिस्ट्रेट शैल ऑन द अपीयरेंस बिफोर हिम ऑफ द पर्सन against whom the order was made question him as to whether he denies the existence of any public right, जहां पर वो इनकार करता है लोक अधिकार के अस्तित्व से, in respect of the way, river, channel और place, जो नदी, जल सारणी, रास्ते हैं उनके बारे में। and if he does so, the magistrate shall before proceeding under section 157 इंक्वायर इनटू द मैटर। तो उस मामले में वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा। जब वो उस लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, देन सबसेक्शन 2 कहते हैं, यदि ऐसी जांच में मैजिस्ट्रेट को पता लगता है कि इस तरह के इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत है कि जब वो व्यक्ति डिनाई कर रहा है कि सर मैंने ऐसा पब्लिक न्यूसेंस नहीं किया, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यस इसके पास कोई ऐसे प्रूफ भी है कि इसने पब्लिक न्यूसेंस नहीं किया, तो वह कार्यवाही को रोक देगा, उस प्रोसीडिंग को वहां स्टॉप कर देगा, जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा फाइनलाइज या विनिश्चित नहीं किया जाता। और यदि उसे पता चलता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो वह 157 में निर्धारित अनुसार कार्यवाही करेगा। मतलब सिंपल सी, कि जब वो व्यक्ति हाजिर होता है और वो पब्लिक राइट से डिनाई करता है और कोर्ट को लगता है कि यस इसके पास सफिशिएंट एविडेंस है, तो कोर्ट उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद कोर्ट को लगता है कि इसके पास तो कोई एविडेंस नहीं है, देन कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट को लगता है कि यस इसके पास एविडेंस है, तो मैजिस्ट्रेट उस प्रोसीडिंग को रोक देगा, और तब तक रोक देगा जब तक कि इस कॉम्पिटेंट कोर्ट का उसके ऊपर कोई जजमेंट या विनिश्चय नहीं आ जाता है। कि if in such inquiry the magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceeding। वो क्या कर देगा? उस प्रोसीडिंग को रोक देगा until the matter of the existence of such right has been decided by a competent court, and if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in section 157। और क्या करेगा वो? देन सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग कार्यवाही करेगा। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अगर उसके पास एविडेंस है तो कोर्ट एक बार कार्यवाही को रोक देगा और देन कॉम्पिटेंट कोर्ट के डिसीजन तक का वेट करेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 कि एक व्यक्ति जो सबसेक्शन 1 के तहत मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए जाने पर उसमें विनिर्दिष्ट प्रकृति के सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने में विफल रहने पर, अंडरलाइन करो, अब वो क्या हो रहा है? फेलियर रह रहा है उस चीज को प्रूव करने में, या ऐसा इनकार करने के बाद भी ऐसा करने में विफल रहा है, उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य, बाद की कार्यवाही में इस तरह की किसी भी खंडन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि जब उस व्यक्ति ने जो पब्लिक राइट के डिनायल में इंकार में फेलियर रहता है, देन उसको बाद में इस चीज का खंडन करने के लिए, रिबट करने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी जाएगी। अ पर्सन हु हैज on being questioned by the magistrate under subsection 1 failed to deny, failure रह रहा है denial में, the existence of a public right of the nature therein referred to, or who having made such denial has failed to order reliable evidence in support thereof shall not in the subsequent proceeding be permitted to make any such denial। तो कोर्ट क्या करेगा? आगे अगर उसमें डिनाई रहता है, डिनाइल करता है, फेलियर रहता है, तो 157 में आगे प्रोसीजर हम अपनाएंगे। 157 कहता क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। देखो क्या कहा 157 प्रोसीजर, where person against whom order is made under section 152 appears to show cause, कि प्रोसीजर है जहां पर व्यक्ति जिसके विरुद्ध
ऑर्डर दिया गया था सेक्शन 152 में वो आए और कारण दर्शित करे। अब जब वो आएगा और कारण दर्शित करेगा तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि यदि वे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट 152 के तहत ऑर्डर दिया गया है प्रकट होता है और आदेश के खिलाफ कारण बताता है तो मैजिस्ट्रेट इस मामले में सम्मन मामलों की तरह साक्ष्य लेगा। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन है कि जब 152 में कोई प्रोसीडिंग की जाती है तो उसमें एविडेंस किस तरीके से लिए जाएंगे, तो जैसे सम्मन मैटर में लिए जाते हैं वैसे ही एविडेंस 152 की प्रोसीडिंग में लिए जाएंगे कि if the person against whom an order under section 152 is made appears and show cause against the order, the magistrate shall take evidence in the matter as in a summon case। तो जैसे एविडेंस हम सम्मन केस में लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम 152 में एविडेंस लेंगे। सिंपल सी बात कि सम्मन प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन सबसेक्शन 2, यदि मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि ऑर्डर या तो मूल रूप से दिया गया या ऐसे संशोधन के अधीन है जिसे वह आवश्यक समझता है, उचित है, तो आदेश बिना किसी संशोधन किया जैसा भी मामला हो ऐसे संशोधन के साथ पूर्ण कर दिया जाएगा। जब मैजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी कर रहा है और मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं इस मैटर में जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है उसके साथ ही मुझे चलना है या कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो अमेंडमेंट भी कर सकता है और जो ऑर्डर दिया है उसके साथ भी वो जा सकता है। इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर either as originally made or subject to such modification as he considers necessary, उसको लगता है कि necessary है, is reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or as the case may be with such modification। अगर उसको लगता है कि मुझे modification के साथ जाना है तो modification भी कर सकते हैं, उसको लगता है कि नहीं मुझे as it is देना है तो as it is भी दे सकता है। Then subsection 3, यदि मैजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है तो मामले में कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड ही नहीं है देन वो क्या करेगा, आगे की प्रोसीडिंग नहीं करेगा। इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस बट प्रोवाइडेड, इंपॉर्टेंट, इस धारा के तहत कार्यवाही 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि जब इस सेक्शन में कोई इंक्वायरी की जा रही है, कोई प्रोसीडिंग की जा रही है तो उस प्रोसीडिंग को हमें कितने दिनों में कंप्लीट करना है। प्री का क्वेश्चन 90 डेज में कंप्लीट करना है, बट अगर 90 डेज में पूरा नहीं हुआ तो क्या इस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है? यस, इस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है लेकिन ओनली 120 डेज तक की पूरी की जाएगी, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कि इस सेक्शंस में जो प्रोसीडिंग है पहला क्वेश्चन 90 डेज में पूरी की जाएगी, बट 90 डेज में पूरी नहीं होती तो क्या किया जाएगा, तो 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ये 90 और 120 ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहले 90 डेज प्लस इसके बाद जो दिन बचेंगे उसमें से वो टोटल ही 120 डेज काउंट होंगे। जैसे 90 और प्लस 30 देन क्या हो जाएंगे, टोटल 120 डेज इसमें काउंट होंगे। तो प्लस नहीं होंगे, टोटल ही 120 डेज इसमें काउंट किए जाएंगे। कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड as soon as possible within a period of 90 days which may be extended for the reasons to be recorded in writing to 120 days। but जब इस 120 days को तब भी एक्सटेंड किया जाएगा जब आप हमें एक सफिशिएंट रीजन दे रहे हो, एक कारण बता रहे हो कि मैं 90 दिन में इस वजह से इस प्रोसीडिंग को पूरा नहीं कर पाया, तभी हम इस डेज को एक्सटेंड करेंगे। अदरवाइज हम 90 डेज को एक्सटेंड नहीं करेंगे अगर आप हमें कोई रीजन नहीं देते हो। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 158, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की पावर है टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए, एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, और तो और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एग्जामिनेशन करने की पावर भी मैजिस्ट्रेट के पास है, और तो और लोकल इन्वेस्टिगेशन करने की पावर भी मैजिस्ट्रेट के पास है। कि मैजिस्ट्रेट 156 या 157 के तहत जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा
स्थानीय जांच कराने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे, और वह किसी विशेषज्ञ को बुलाने और उसकी जांच भी कर सकता है अगर उसको लगता है। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास दो पावर दी गई है, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने की और तो और एक्सपर्ट की जांच करने की। द मैजिस्ट्रेट मे फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 156 और 157 डायरेक्ट a local investigation to be made by such persons as he thinks fit, और summons and examine an expert, मतलब हम एक्सपर्ट को सम्मन भी कर सकते हैं और तो और एक्सपर्ट की हम एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 156 से लेके 158 तक का प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें बता रहा है मैजिस्ट्रेट के पास कौन कौन सी पावर दी गई है। मैजिस्ट्रेट एक्सपर्ट की भी जांच कर सकते हैं, उसको भी सम्मन कर सकते हैं, और तो और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि यस उस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए तो उस कार्यवाही को भी रोक सकता है। इसके बाद हम सेक्शन 159 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो साथ के साथ अब आप बेरेक तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, लेकिन फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए आप YouTube पे 59 रुपीज की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में आपको BNS के टोटल MCQs के 19 पार्ट्स, यहाँ पे 18 पार्ट्स दिया हुआ है प्लस 1 एक पार्ट और ऐड किया गया, 19 पार्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस BNS के MCQs के 2 लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में। इसके अलावा भी आपको 59 रुपीज में ही 3 to 4 ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे जो कि मेंस की आंसर राइटिंग के। देखो मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्या लिखना है, कितना मैटर लिखना है, उसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करना है, क्वेश्चन को एंड ऐसे करना है, मिड में हमें क्या चीजें बतानी है, स्टार्ट में क्या बतानी है। तो वो सारी चीजें आप उन वीडियो से हेल्प लेके और आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहेंस कर सकते हो। तो ये वीडियो आज आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट्स कर दीजिए। और एक और बात, आप किस स्टेट से एमडीलो क्लासेस को देख रहे हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और आप एमडीलो क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं देन आप राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।